हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग विद्युत सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्युत सेल आप लोग 10th के पहले में भी पढ़े होंगे सेल के बारे में, और ये जो टॉपिक है वो जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है। तो केमिस्ट्री में आप लोग ज्यादा डिटेल वहां पढ़ेंगे। तो विद्युत सेल है क्या चीज? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है ना। क्या करता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ये क्या कहलाता है, आपका विद्युत सेल कहलाता है। तो यहां से हम लोग देखते हैं सेल के बारे में कि सेल आपका इस तरह से होता है। सेल में क्या होता है, विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये क्या होते हैं आपके H2SO4, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विद्युत अपघट्ट। तो इसमें हम लोग जो लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जो आयन में टूट जाते हैं। जैसे कि H2SO4 को यहां से तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, H2 प्लस और HSO4 माइनस। तो हम लोग सेल में ऐसा लेते हैं जो विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, जो क्या होता है, आयन में टूट जाता है। और इसमें क्या करते हैं, हम लोग दो इलेक्ट्रोड को डालते हैं। ये आपका दोनों रोड क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव वाला को क्या बोलते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। तो ध्यान से दीजिएगा, समझिएगा क्या है ये। अब जैसे कि हम लोग सेल को बनाते हैं तो इसमें दो चीज हमने अभी किया। पहला क्या किया, हम लोग H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्ट, और इसमें दो हम लोग इलेक्ट्रोड के रॉड डाल दिए, जो एक क्या है, एनोड, और दूसरा वाला कैथोड। अब ये सेल सपोज दैट हम लोग बना रहे हैं, मान लो कि ये बना रहे हैं ये 30 वोल्ट का सेल। ये कितना वोल्ट का है, 30 वोल्ट का सेल है। तो इस 30 वोल्ट का जो यहाँ विभवांतर इससे आएगा, उसको हम लोग कहीं उपयोग कर सकते हैं। कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, उससे बल्ब ला सकते हैं, या उससे और कुछ हम लोग उसका लोड के अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। तो ये 30 वोल्ट का अगर हमने यहाँ पर सेल का निर्माण किया है, तो ये क्या करता है, ये 30 वोल्ट, जैसे कि अब यहाँ से अगर आप यहाँ से जोड़ सकते हो, इसके बाहर में एक हमने बल्ब को जोड़ दिया, तो इस बल्ब को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बल्ब आपका जलेगा नहीं। तो ये बल्ब जलेगा, तो इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि भाई इस बल्ब में कितना वोल्ट जा रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक मीटर होता है, कौन सा, वोल्ट मीटर। तो जो वोल्ट मीटर क्या करता है, ये वोल्टेज को मेजर करता है, ये वोल्टेज को मेजर करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको बल्ब को कितना वोल्ट मिल रहा है, ये 25। इस बल्ब को कितना मिल रहा है, 25 वोल्ट। तो यहाँ से हमने देखा कि बनाए थे हम लोग कितना, इसको 30 वोल्ट, लेकिन इस बल्ब को कितना मिल रहा है, 25 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट कहाँ गया, ये 5 वोल्ट कहाँ गया, तो इसको हम लोग पहले जानेंगे। और आप लोग भी इसमें सोच सकते हैं कि आखिर ये 30 वोल्ट का सेल था, तो 5 वोल्ट ये कहाँ चला गया, है ना। और जो इसमें हम लोग सेल का फिजिक्स में साइन बनाते हैं इस प्रकार कि जो बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। तो सेल का ये साइन होता है आपके फिजिक्स में। तो यहाँ पर हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो सेल आपका 30 वोल्ट का था और ये 5 वोल्ट कहाँ चला गया। तो इसमें देखिए, जैसे हम लोग जो इलेक्ट्रोड के बाहर या टर्मिनल के बाहर हम लोग विद्युत धारा प्रवाह होता है, या इससे जो आपका धारा होता है निर्माण, तो क्या होता है, ये किधर जाता है, ये धन ध्रुव से ऋण की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की, है ना। इसको
सेल के बाहर धारा जाएगा वो किधर से किधर, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर, है ना। लेकिन सेल के अंदर जो आपका विद्युत अपघट्ट है उसमें उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि ऋण से धन की, इसमें जो अंदर में धारा होता है प्रवाह, इसमें क्या होता है ये ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर। तो अब जैसे हम लोग बल्ब को जलाते हैं तो क्या होगा इसमें, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे, V = I। अब इस बल्ब है, इस बल्ब का भी क्या होगा, कुछ प्रतिरोध। तो प्रतिरोध और यहां से देखो हम लोग धारा के गुणनफल को गुणा करते तो क्या हो जाता है, ये विभवांतर। ये क्या होता है, विभवांतर। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि बल्ब का प्रतिरोध और इसमें धारा प्रवाह होगा तो क्या होगा, ये विभवांतर। तो ये विभवांतर क्या हो रहा है आपका, ये दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस। विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के अंतर। तो ये विभवांतर क्या हो रहा है, ये दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस। अब ये जो बल्ब है इसमें क्या हो रहा है, 25 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट कहा गया, तो ये 5 वोल्ट आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, विद्युत अपघट्ट है, इसमें इसका क्या हो गया, ये नुकसान नहीं। ये 5 वोल्ट क्या कर रही है, ये इसमें ये एब्जॉर्ब कर लिया। तो आपको बाहर कितना मिल रहा है, ये 25। अब यहां से आपको पता चल गया होगा कि 5 वोल्ट ये हम लोग को कहा जाता है। तो 5 वोल्ट क्या हो जाता है कि जो विद्युत अपघट्ट है तो 5 वोल्ट इसमें ही चला जाता है, क्योंकि ये निगेटिव से ऋण ध्रुव से पॉजिटिव की ओर आएगा। तो इसमें क्या होगा, कुछ है लॉसेस होगी। तो ये लॉस आपका यही हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाता है, विद्युत अपघट्ट में ये क्या कर देता है, ये रुकावट डाल देता है। तो ये इसका क्या कहलाता है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सेल का क्या है, खुद प्रतिरोध। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये सेल का प्रतिरोध, इसलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं। और ये हम लोग जो बाहर के लिए यूज कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य प्रतिरोध, है ना। जो इससे हम लोग जो बल्ब अभी जला रहे थे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य प्रतिरोध। और ये जो सेल के अंदर वाला है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। तो यहां से क्लियर हो गया कि हम लोग जितना सेल का निर्माण करते हैं, जितना वोल्ट का, उतना हम लोग को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाता है। क्या होता है, वो कुछ न कुछ उसमें रुकावट, उसमें कुछ न कुछ लॉसेस हो जाती है। जैसे आप लोग और कम का भी बना सकते हैं, 12 वोल्ट का बनाइएगा तो उसमें 1 वोल्ट का नुकसान हो सकता है ना। तो कुछ ना कुछ उसमें क्या हो जाएगा, आपका वो विद्युत अपघट्ट जो है इसी में क्या हो जाएगा, ये लॉसेस हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कुछ इसमें टर्म आएंगे। क्या क्या टर्म आएंगे, अभी आप लोगों ने ये जो सेल के बारे में देखा, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, ये आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहां से हम लोग देखें कि सेल को हम लोग दो चीज कर सकते हैं, या तो सेल में अभी क्या है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी क्या बोलेंगे इसको, खुला परिपथ नहीं, ओपन सर्किट। क्यों ओपन सर्किट, क्योंकि इससे भी हम लोग कुछ इसमें कोई डिवाइस, कोई उपकरण नहीं लगाए नहीं, इसमें भी हम लोग कोई उपकरण नहीं लगाए हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अभी खुला परिपथ, ओपन सर्किट। कि जब सेल से कोई उपकरण नहीं जुड़ा है तो ये कैसा होता है, ये खुला परिपथ नहीं। अब ये देखो जो आपका है सेल, अभी ये सेल जो हम लोग बनाया था, सपोज दैट कितना वोल्ट का, ये 40 वोल्ट। तो ये जो सेल है अभी हम लोग इससे कोई उपकरण नहीं जोड़े हैं, तो इस दोनों के बीच के मध्य विभवांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। इसको क्या बोला जाता है, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या हो गया आपका, कि जब सेल कैसा हो, खुला परिपथ हो, तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। अब उसी प्रकार जब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग कोई उपकरण जोड़ते हैं, है ना।
कोई उपकरण अगर इसमें हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या कहलाएगा ये आपका क्लोज, बंद परिपथ। ये कैसा कहलाएगा, ये बंद परिपथ। तो इसमें क्या हो गया, जब हम लोग सेल को क्या कर देते हैं, बंद परिपथ से जोड़ देते हैं, कोई भी उपकरण से जोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब इस दोनों टर्मिनल के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस, कि जब आपका सेल क्या हो, खुला परिपथ हो, तो उसके दोनों टर्मिनलों के बीच के विभवांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल देखिए नाम से स्पष्ट है कि ये कोई बल नहीं होता है, विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं होता है। ये क्या होता है कि परिपथ में कितना आप क्या कर रहे हैं, परिपथ में कितना ऊर्जा को व्यय कर रहे हैं, परिपथ में या सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल करते हैं, है ना। या हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि जब आपका सेल कैसा हो, खुला परिपथ हो, तो दोनों इसके टर्मिनलों के बीच के डिफरेंस को विद्युत वाहक बल बोल रहे हैं। और जब आपका कैसा हो, सर्किट कैसा हो, ये क्लोज हो, बंद हो, तो इस दोनों टर्मिनल के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल विभवांतर। तो इसका डिफरेंस देखिए यहाँ पर कुछ हमने डेफिनेशन को लिख दिया है। सबसे पहला डेफिनेशन क्या है, विद्युत सेल का। अभी जो हम बताए थे ओपनिंग, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें बोर्ड पे लिख दिए हैं। क्या है सेल, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके दो चालकों के बीच के विभवांतर को स्थिर बनाए रखती है। अब देखिए जो आपका सेल वाला करंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी करंट। तो सेल में ये खासियत है कि उससे जो करंट आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा, निरंतर लगातार एक ही, ऐसा नहीं। आपका सेल अगर है 10 वोल्ट का तो वो 10 वोल्ट लगातार ही निकल रहा है, ऐसा नहीं कि पहले 5-6 ऐसा होते जाएगा, नहीं। आपका जो डीसी करंट है उसका क्या होगा, एक समान, नहीं, उसका रेट जो है क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यही यहाँ पर लिखे हैं कि दो चालकों के बीच विभवांतर क्या होता है, वो स्थिर बनाए रखते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत सेल। अब देखो आगे क्या है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, EMF आपका लिखा मिलेगा। इसको क्या समझिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। और इसे हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, विद्युत वाहक बल। ये क्या समझिएगा आपका शॉर्ट में है, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या है, देखो कि एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में, एकांक आवेश मतलब एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा व्यय ऊर्जा, नहीं, एकांक आवेश को सेल द्वारा व्यय ऊर्जा क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल करते हैं। अब देखो इसी को हम लोग एक प्रकार से और लिखे हैं, क्या लिखे हैं, जो आपको बताया था विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जब सेल कैसा हो, खुला परिपथ, जब सेल कैसा हो, खुला परिपथ हो, तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच के अंतर वाले को क्या बोलते थे, विद्युत वाहक बल। देखो यहाँ हमने लिख दिया है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल सेल के ध्रुवों के बीच विभवांतर, नहीं, सेल के बीच विभवांतर, सेल के ध्रुवों के बीच विभवांतर के बराबर होता है जब परिपथ कैसा होना चाहिए, खुला। तो विद्युत वाहक बल में देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि परिपथ कैसा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, मतलब कि उससे धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, है ना। तो विद्युत वाहक बल को हम लोग किससे लिखते हैं, ई से, या कोई बुक में देखिएगा इस प्रकार में लिखा मिल जाएगा आपको इस तरह से ई। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ से व्यय, क्या लिखे हैं, व्यय ऊर्जा, है ना, व्यय ऊर्जा। ई इज इक्वल टू W/Q। हम लोग क्या कर रहे हैं कि W आपका कार्य, व्यय ऊर्जा, और Q है आवेश, नहीं, क्योंकि आपका डिफरेंशियल ही क्या कर रहा है, एकांक आवेश को। तो E इज इक्वल टू W/Q, जहां की क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका SI यूनिट की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वोल्ट। विद्युत वाहक बल का SI मतलब क्या हो जाएगा, वोल्ट। जो आपका विभवांतर का होता है वो किसका हो जाता है, ये विद्युत वाहक बल का भी हो जाता है।
नेक्स्ट है आपका टर्मिनल विभवांतर। देखो टर्मिनल विभवांतर में क्या बताए थे कि जब आपका सेल से कैसा हो बंद परिपथ। बंद परिपथ का मतलब क्या कि उसमें कुछ आपका उपकरण लगा नहीं, कुछ आपके सेल के साथ क्या हो उपकरण, अर्थात इसके मतलब क्या हुआ कि जब सेल से धारा प्रवाहित हो। तो यहां से देखो लिखे हैं कि किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने, है ना, क्या कर रहे हैं हम, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने के किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर करते हैं। हमेशा क्या होगा इसमें दो टर्मिनल के बाद, दो टर्मिनल के बीच की बात करेंगे, अर्थात उससे धारा प्रवाहित हो रही है। तो टर्मिनल विभवांतर को हम किससे लिखते हैं, V इज इक्वल टू W बाई Q। तो यहां से हम लोग को ये पता चला कि जो विद्युत वाहक बल है ये क्या होता है, ये आपका हमेशा क्या होता है, सेल और बैटरी में ही हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि विद्युत वाहक बल हम लोग एसी करंट में हम लोग बात करेंगे, वैसे नहीं। हमेशा विद्युत वाहक बल क्या होती है, इसमें बात करेंगे हम लोग डीसी सेल में ही हम लोग बात करते हैं। सेल या बैटरी से रिलेटेड टर्म है विद्युत वाहक बल। तो आगे इसमें हम लोग अब देखते हैं आंतरिक प्रतिरोध। देखिए नेक्स्ट क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है कि विद्युत धारा के मार्ग में सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा, आपको बताया थे अभी कि जो सेल का हम लोग निर्माण करते हैं तो उसमें जो हम लोग क्या डालते थे, विद्युत अपघट्य, कौन सा, H2SO4। तो आपको बताए थे कि सेल में जो होता है इसके अंदर की ओर क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। तो क्या होता है इसमें, कहां से प्रभाव होता है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, जबकि सेल के बाहर कैसा होता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखो यही कह रहा है डिफिनेशन कि सेल के वैद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न रुकावट, मतलब सेल के जो वैद्युत अपघट्य के द्वारा क्या हो रहा है इसमें उत्पन्न रुकावट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको आंतरिक प्रतिरोध। तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध है इसको आप खत्म नहीं कर सकते, है ना। ये आंतरिक प्रतिरोध पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसका मान होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका विद्युत अपघट्य के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। तो विद्युत अपघट्य का अगर उपयोग नहीं कीजिएगा तो सेल का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब कि आंतरिक प्रतिरोध जो है ये सेल में होना ही होना नहीं। अब क्या होगा, इसी पे आपका ऑब्जेक्टिव है कि क्या आंतरिक प्रतिरोध का मान नियत रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि आंतरिक प्रतिरोध का मान नियत नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप बैटरी को यूज करते जाइएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर बैटरी या सेल का मान क्या होता है, धीरे धीरे उसका मान घटते जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है ये क्या होता है, इसका मान बढ़ते जाता है। आप लोग देखते होंगे कि घर में उपयोग करते हैं कि बैटरी जैसे जैसे पुराना हो रही है, 1 साल 2 साल तक अच्छा से चला, उसके बाद जैसे 3 ईयर में गया तो उसका क्या हो जाता है, उसका धारा का मान क्या हो गया, वोल्टेज का मान घट गया। तो क्यों घट जाता है, इसी के कारण कि उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ना ये क्या है आपका, ये बैटरी के लिए नुकसानदेह। तो यहाँ से हम लोग को एक ऑब्जेक्टिव तैयार हुआ कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं होता है। जैसे जैसे हम लोग सेल का उपयोग करते जाते हैं वैसे वैसे उसका आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ते जाते हैं, नहीं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, R से। इसे स्मॉल r से सूचित किया जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि सेल के टर्मिनल विभवांतर, है ना। टर्मिनल विभवांतर अभी बताए थे आपको, और विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। किसमें किसमें संबंध कर रहा है, टर्मिनल विभवांतर मतलब V और विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R। इसी तीनों में क्या कर रहा है, रिलेशन आपको निकालना है V E R में। तो देखिए इसको रिलेशन
बहुत ही आसान है आपका। ये सब टॉपिक में आपको पूरा आपको क्या करना है, समझना है। कोई हम फिजिक्स में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप इसको देख सकते हैं तो 100% आपको समझ में आ सकता है ना। इसमें कोई नई चीज नहीं है, इसमें आप थोड़ा बहुत पहले पढ़े हैं। तो देखो यहाँ से किसने कहा है सर, टर्मिनल निर्माण पर और विद्युत वाहक पर। देखो यहाँ से ये आपका सेल हो गया। देखो सेल है पॉजिटिव नेगेटिव। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल का ये क्या होता है, खुद का प्रतिरोध नहीं। तो सेल का जो खुद का प्रतिरोध होता है, तो आपका सेल में आंतरिक प्रतिरोध इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये सेल हो गया और इसका ये प्रतिरोध। लेकिन कुछ आपका इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये सेल और इसका ये आंतरिक प्रतिरोध। तो दोनों आपका सही है कि सेल ये हो गया, इसमें आप आंतरिक प्रतिरोध दिखा दिए, और एक ये सेल हो गया, इसके बगल में दिखा दिया आंतरिक प्रतिरोध। ये सेल हो गया और ये आंतरिक प्रतिरोध। तो देखो यहाँ ये दिखा रहे हैं, ये सेल आपका है और इसी का ये क्या है, ये आंतरिक प्रतिरोध। अब ये सेल से हम लोग क्या किए हैं, एक बल्ब को जोड़ दिए। आप चाहे तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर स्विच की भी लगा सकते हैं। ये आपका क्या है, प्लस माइनस, ये वाहक का और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R। और आपको अगर क्या करना है, वोल्टेज को यहाँ पर चेक करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बताए थे कि अभी वोल्ट मीटर लगाना नहीं। यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये वोल्ट मीटर। तो यहाँ से देखो हम लोग कि ओम के नियम हम लोग पढ़े हैं। तो जैसे ही हम लोग सेल से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये धारा वाला सूत्र है ना। या यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, एक मीटर को भी लगा सकते हो, जो क्या करता है, धारा को मेजर करता है नहीं। तो यहाँ से हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मेजर करेगा, और एम मीटर भी लगा सकते हैं, या की लगा दिए हैं। तो जब हमारा होगा स्विच को ऑफ ऑन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या पढ़े हैं, आई इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, V बाई R। लेकिन यहाँ V नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल बटे I इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, V बटे R, कुल प्रतिरोध है ना। I इज इक्वल टू V बाई R। लेकिन यहाँ पर V के जगह पर रिप्लेस किसमें हो जाएगा, ये विद्युत वाहक बल। V की जगह पर क्या हो जाएगा, ये विद्युत वाहक बल। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, I इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल किससे लिखते हैं हम लोग, E हो गया बटे कुल प्रतिरोध। तो देखो यहाँ से ये जो बल्ब लगाए थे, इसका भी क्या होता है, कुछ प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध को हम लोग किससे निरूपण करते हैं, कैपिटल R। बाह्य प्रतिरोध किससे करते हैं, कैपिटल R। तो यहाँ से कुल प्रतिरोध की बात कर रहा है। तो इसमें दो प्रतिरोध, कौन कौन, एक सेल का जो खुद का प्रतिरोध, जो आंतरिक प्रतिरोध, और एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। बाह्य मतलब क्या, जो बाहर से हमने लगाया है, तो बाहर से ये बल्ब लगाए हैं। तो यहाँ से कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R प्लस R, कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध प्लस स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कुल प्रतिरोध। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, E इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन R प्लस R। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, IR प्लस IR। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ पढ़े हो, I इज इक्वल टू V बाई R। या यहाँ से क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू क्या, I। तो यहाँ से IR के जगह पर क्या लिख सकते हो, यहाँ से V प्लस IR की जगह पर यहाँ से क्या लिख सकते हो आप लोग, I किसका मान निकालना है, V का मान। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से IR प्लस
आई आर। तो आई आर देखो यहां से आई आर का क्या लिखोगे, भी आई प्लस आई आर, भी प्लस आई आर। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हो, ये भी रिलेशन आपका हो गया, ये भी लिख सकते हो, या इसी से अगर आगे लिख सकना चाहते हो क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से e माइनस आई आर। देखो यहां से रिलेशन आ गया, किसमें किसमें ये बोले थे, ये भी क्या हो गया टर्मिनल विभवांतर, ई विद्युतवाहक बल, आई धारा, आर आंतरिक प्रतिरोध। तो इसी में कर रहा था ना कि टर्मिनल विभवांतर, विद्युतवाहक बल और ये क्या है आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो कुछ लोग कहेंगे सर ये भी क्या है, तो ये बताया थे भी जो यहाँ पर ये क्या है आपका, ये वोल्ट मीटर है ना। तो वोल्ट मीटर से क्या करता है, वो वोल्ट को मेजर करता है, कितना वोल्टेज आ रहा है, इसका यहाँ पर रोल वो वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज को मेजर करता है। जबकि टर्मिनल विभवांतर क्या है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है ना। तो ये भी है यहाँ पर क्या टर्मिनल विभवांतर E माइनस आई आर। तो यहां से हम लोग को क्या पता चला कि विद्युत वाहक बल जो है वो क्या है जी आपका सेल बैटरी से ही हम लोग उसमें यूज करेंगे है ना, सेल बैटरी से ही संबंधित आपका टर्म है। तो ये नहीं समझिए कि विद्युत वाहक बल है तो अगर इसका पूछेगा एसआई मात्रक तो बल है न्यूटन, नहीं, यहाँ पर विद्युत वाहक बल का एसआई क्या हो जाएगा वोल्ट, नहीं, तो वाहक बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका वोल्ट। अब उसी में एक ऑब्जेक्टिव और आपसे पूछता है, क्या विद्युत वाहक बल सेल के आकृति पर निर्भर करेगा। सेल अगर हम लोग बड़ा छोटा बनाते हैं तो क्या विद्युत वाहक बल उस पर निर्भर करेगा, क्या इसका आंसर होगा नहीं। सेल के जो विद्युत वाहक बल हैं उसके आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करेंगे, वो किस पर निर्भर करते हैं, वो इलेक्ट्रोड पर निर्भर करते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव आप यहां से लिख सकते हो कि जो आपका विद्युत वाहक बल है वो किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड पर। इलेक्ट्रोड कौन सा था आपका, एनोड और कैथोड, इलेक्ट्रोड और किस पे आपका वैद्युत आपको घट पर निर्भर करता है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा ये ऑब्जेक्टिव है आपका कि सेल का विद्युत वाहक बल उसके आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट पर निर्भर करते हैं। अब इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे सेलों का समूहन। थैंक यू।